नमस्कार। आपके अपने शो न्यू इंडिया संकल्प में मैं नमिता सचदेव आप सभी का स्वागत करने के लिए हाजिर हूं। हम सब जानते हैं कि आज इंटरिम बजट यानी कि अंतरिम बजट डिक्लेयर किया गया श्री पीयूष गोयल जी की तरफ से और इसमें बहुत सी खास बातें कही गई। ओवरऑल अगर बात करें तो इसे पूरी तरह से रूरल सेंट्रिक रखा गया, पॉपुलिस्ट बजट इसे पेश किया गया है इस बार का जो बजट है। और ये भी कहा गया कि एक स्टेप फॉरवर्ड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जब भी बजट आता है तो पूरी तरह से ख्याल रखा जाता है कि कैसे उससे जो अर्थव्यवस्था है देश की उसे ट्रैक पर रखा जाएगा, उसे एक बैलेंस में रखा जाएगा ताकि वो बूस्ट कर सके। तो आइए आपको दिखाते हैं कि क्या क्या खास बातें कही और क्या डिक्लेरेशंस किए श्री पीयूष गोयल जी ने इस इंटरिम बजट में। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए सैलरीड क्लास, वरिष्ठ नागरिकों, किसानों, छोटे व्यापारियों और गरीबों को बड़ी सौगात दी है। Individual taxpayers having taxable annual income up to rupees 5 lakhs will get full tax rebate. Even persons having gross income up to rupees 6.5 lakhs may not be required to pay any income tax if they make investments in provident funds, specified savings, insurance, etc. अब टैक्स फ्री इनकम की सीमा बढ़ाकर दोगुनी कर दी है, यानी अब 5 लाख रुपए तक की आय कर में भी पूरी छूट मिलेगी। इससे 3 करोड़ से ज्यादा मध्यम वर्ग के करदाताओं को फायदा पहुंचेगा। मानक कटौती की सीमा को भी 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। बैंक और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पर 10,000 रुपए की जगह 40,000 रुपए तक का ब्याज भी कर मुक्त हो गया है। किराए पर टीडीएस की सीमा भी 1,80,000 रुपए से बढ़ाकर 2,40,000 रुपए की गई है। किसानों को बड़ी राहत देते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, पीएम किसान नाम की एक ऐतिहासिक योजना इस सरकार ने मंजूरी की है। पीएम किसान इस योजना के तहत जो वल्नरेबल किसान हैं, जो छोटी जमीन रखते हैं, 2 हेक्टेयर तक की जिनकी जमीन है, 2 हेक्टेयर तक की जमीन को, उन सभी को सीधा उनके इनकम में सपोर्ट, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट 6,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से देने का निर्णय सरकार ने किया है। इसके अलावा सबसे बड़ी पेंशन योजना यानी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन की योजना की शुरुआत करने के बारे में वित्त मंत्री ने घोषणा की। Our government proposes to launch a mega pension yojana, namely Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan. Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan will be for the organized sector workers with monthly income up to rupees 15,000. This pension yojana shall provide them an assured monthly pension of rupees 3,000 after they achieve the age of 60 years. The average rate of inflation during 2009-2014 was a back-breaking 10.1%. इसके विपरीत हमारी सरकार ने कमर तोड़ महंगाई की कमर ही तोड़ दी। We brought down average inflation to 4.6%, which is lower than the inflation during the tenure of any other government. In fact, inflation in December 2018, महंगाई दिसंबर 2018 में सिर्फ 2.19% पर घटकर आ गई थी। ओवरऑल अगर बात करें तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं या फिर जो सैलरीड इनकम है, मिडिल इनकम ग्रुप के जो लोग हैं
और छोटे उद्यमी जो हैं, गरीब लोग जो हैं, उनके लिए इस बजट को, इस इंटरिम बजट को पूरी तरह से सेंट्रिक रखा गया है। तो कहीं ना कहीं जो फायदा है वो जनहित में जा रहा है, यानी लोगों को पहुंच रहा है। लेकिन इससे किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट बूस्ट होगी, किस तरह से हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर और अगर न्यूट्रिशन सेक्टर की बात करें उसके लिए भी काफी कुछ कहा गया है, कैसे वो बूस्ट होने वाला है और क्या क्या उसके लिए कहा गया है, इस बारे में बात करने के लिए, साथ ही साथ टैक्स पेयर्स को जितना राहत मिल रही है उससे सरकार के लिए क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या जो फंड है वो कहां से इकट्ठा किया जाएगा, किस तरह से जो आगे चलकर बूस्ट करना है इकोनॉमी को वो कैसे किया जाएगा, उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान शो पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर GC श्रीवास्तव जी का, जो कि फॉर्मर DG यानी डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं इनकम टैक्स के। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू। साथ ही साथ मिस्टर आलोक जी हमारे साथ हैं, आलोक कुमार जी, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं नीति आयोग से। आपका भी स्वागत सर। थैंक यू। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, ये जो बजट है जिसे पूरी तरह से लोगों के हित में रखा गया है, इंटरिम बजट को, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें तीन खास बात देखने की है जो मैं अपने नज़रिए से देख पा रहा हूँ। पहला तो इसमें एक नए इंडिया का, न्यू इंडिया का एक विजन खाका खींचा गया है और उसमें 10 डायमेंशन बताए गए हैं। हाँ। और जब हम विस्तार से चर्चा करेंगे तो हम उसके बात कर सकते हैं। और उसमें मुख्य रूप से ये बात की गई है कि इंडिया को हम अगले 5 सालों में कैसे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी और उसके बाद 8 सालों में कैसे $10 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंचाएंगे। सो एक ये है कि हम किस तरीके से तेज आर्थिक ग्रोथ के आधार पे हम गरीबी और जो खुशहाली है, हमारी गरीबी को कम करें और खुशहाली को बढ़ाएं। एक तो ये बड़ी इसकी फीचर दिखाई दी। दूसरा, इसमें एक जो समावेशी ग्रोथ की बात कही गई है। और जैसा कि आप अवगत हैं कि एक आकांक्षी जिले का प्रोग्राम चलता है जिसमें कि हम उन 20% ऐसे जिले जो लगभग 117 जिले ऐसे हैं जिनको आइडेंटिफाई किया है जो सामाजिक सूचकांक में अन्य जिलों से काफी पिछड़ गए हैं। और उस गैप, हाँ, वो जिसको पिछड़े हुए जिले आप कह सकते हैं, प्रधानमंत्री जी उसको आकांक्षी जिले कहते हैं क्योंकि पिछड़ा से थोड़ा एक नकारात्मक एक संदेश जाता है। तो सिस्टमैटिक तरीके से हम उनको कैसे उस लेवल पे लाएं, डेवलप करके उस कैसे लेवल पे लाएं जिससे कि उनकी जो सामाजिक इंडिकेटर्स हैं वो उसी तरह से हो जाएं जैसे हमारे बाकी जिले। ये दूसरी बड़ी बात है। तीसरी बड़ी बात मैं देखता हूं जो सोशल सेक्टर है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो महिलाओं और बच्चों से जुड़ा हुआ मामला, न्यूट्रिशन भी और अदरवाइज भी उनके अधिकारिता से जुड़ा हुआ मामला मैं सब कहूँगा। उन तीनों में लगभग, हेल्थ में लगभग 13% की बढ़ोतरी हुई है, एजुकेशन में लगभग 19% की बढ़ोतरी हुई है बजट में, और न्यूट्रिशन के क्षेत्र में, महिलाओं और बच्चों के क्षेत्र में लगभग 17-18%। सो अगर हम कहें तो इसमें जो केंद्र में मूल भावना रही है कि ऐसे समाज के लोगों को जो थोड़े पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, उनको उन पे फोकस रखा गया है। और ये सरकार की स्पष्ट मंशा है कि अगर हमको भारत को आगे ले जाना है 21वीं सदी में, तो हम उनको जब तक उस लेवल पे नहीं ले आएंगे तो भारत को आगे ले जाने की बात करना बेमानी। बिल्कुल सही। इसके बारे में और बात करेंगे कि किस किस तरह के प्रोग्राम्स इसमें लॉन्च किए जाएंगे, क्या पॉलिसीज रहेंगी इसके लिए सरकार की, क्या नीतियां तय की गई हैं। लेकिन उससे पहले मैं टैक्स पेयर्स को एक बड़ी राहत मिली है कि 5 लाख तक जो इनकम है उनकी, उस पर उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके साथ ही अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो 6.5 लाख हो गया, बिकॉज 1.5 लाख की और भी छूट मिलती है। और भी स्लैब रेट्स को भी इंक्रीज किया गया है ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है सर, तो आप क्या कहते हैं उसके बारे में? देखिए, स्लैब रेट्स को पहली बात तो अभी नहीं उन्होंने छेड़ा है। मेन बात जो इस बजट में हुई है वो ये कि अंतरिम बजट है ये, और उसकी सीमाओं को देखते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने ये जरूर संदेश दिया कि लोअर या मिडिल इनकम लेवल के लोगों को मैक्सिमम राहत पहुंचाई जाए। इसके अलावा जो मेजर सेक्टर्स नजर आए, जैसे रियल एस्टेट सेक्टर है, वहाँ पे जब उन्हें लगा कि ये तकलीफ में है, उनको जो राहत दी जा सकती थी वो दी गई। कुछ इस बात का भी ध्यान रखा गया कि कहीं कोई छोटे प्रॉपर्टीज है जिनको, कुछ और लोग हैं जिनको कुछ बेचने पे और कैपिटल गेन देने में तकलीफ होती है, उस वर्ग को का भी ध्यान रखा जाए। तो ओवरऑल जो उन सीमाओं में रहते हुए काफ़ी कुछ उन्होंने राहत देने की कोशिश की
इस वर्ग को। जी जी जी। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई भी बजट जब पेश किया जाता है तो ये केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, ये एक स्टेटमेंट होता है सरकार की पॉलिसी और दिशा का। और जो दिशा अपनाई पिछले कुछ सालों में कि टैक्स एक एडवर्सेरियल रिजीम न रहे बल्कि एक टैक्सपेयर फ्रेंडली रिजीम हो, उसकी तरफ आपने ध्यान दिया होगा कि पार्ट ए बजट का जो था उसमें उन्होंने कही इस बात की कि हम बिना किसी इंटरैक्शन के टैक्स पेयर्स के साथ हम असेसमेंट्स कंप्लीट करेंगे। आई एम सॉरी मैं यहाँ पर आपको रोक रही हूँ सर, लेकिन एक चीज जो हमेशा होती है ना, एक्सपेक्टेशन जो लोगों को होती है, आम लोगों को, वो उनकी जो निगाहें टिकी होती है वो टैक्स पे होती है जनरली, है ना, कि क्या होगा, क्या डिक्लेरेशन होंगे टैक्स को लेके। हाँ, तो टैक्स में देखिए दो तरह से, एक तो टैक्स की प्रक्रिया को और एक क्या कितना टैक्स देना है किसको उसमें। तो इस सेगमेंट में उन्होंने केवल राहत दी मिडिल और लोअर इनकम ग्रुप को, और उन्हीं को इस समय टारगेट किया कि फुल बजट नहीं है, आगे इंडस्ट्री में क्या होगा ये वो अलग बात। लेकिन उसके साथ इंडस्ट्री पे इसका प्रभाव इसलिए पड़ेगा कि ये जो बचत लोगों को होगी टैक्स बचाने में, ये एक डिस्पोजेबल इनकम होगी जो कंजम्पशन में आएगी और उससे लोगों के खर्च बढ़ेंगे। और वो इंडस्ट्री को इनडायरेक्टली जो है बिजनेस को इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं परचेजिंग पावर इनहैंस होती है। तो ये एक संदेश है उसमें, ये एक अच्छी बात इस बार की गई है। अच्छा, अगर आपसे जानना चाहेंगे आलोक जी, तो आपने कहा कि महिलाओं के लिए, है ना, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए काफी कुछ किया जा रहा है। सबसे पहले महिलाओं की बात करते हैं, क्या कुछ खास किया जा रहा है, क्या विशेष किया जा रहा है? देखिए, अगर आप देखेंगे तो महिलाओं को के एम्पावरमेंट के 3 अवयव हैं। हाँ जी। एक तो उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जी। तो अगर आप देखेंगे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट महिलाओं में घट रहा है, ये चिंता की बात है, इसको रिवर्स करने की ज़रूरत है। दूसरा, जो महिलाओं की जो अधिकारिता है, खास करके आप देखेंगे जो महिला का सबसे प्रोडक्टिव पीरियड रहता है जो काम का, उसी टाइम उसको बच्चों को भी करना, तो वो रिप्रोडक्टिवली भी वो एक्टिव रहती है। इसमें सामंजस्य बैठा पाने की वजह से कई महिलाएं उस कार्य क्षेत्र में उस तरीके से उतना अच्छा नहीं कर पाती जितना उनको करना उस तरीके से वो योगदान अपना नहीं दे पाती है जो उनकी पोटेंशियल है। तो एक तो मैटरनिटी बेनिफिट में उन्होंने लीव को स्टैट्यूटरी 26 वीक की लीव को स्टैट्यूटरी बना दिया। अच्छा, विच मीन्स कि माफ करेंगे तो यू कैन टेक वाटर इफ यू वांट। इट्स फाइन। सो ये है कि 26 वीक की, चाहे वो किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल अदरवाइज किसी भी तरीके का, वो केवल ये परमानेंट वो केवल उन महिलाओं तक सीमित नहीं रह गया है जो केवल ऑर्गेनाइज्ड में थी। अनऑर्गेनाइज्ड कॉन्ट्रैक्चुअल हर महिला को 26 वीक की कंपलसरी लीव की व्यवस्था प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब बाय लॉ उन्होंने प्रोवाइड कर दिया है। तीसरा, उन्होंने खास करके हमारी जो गरीब महिलाएं, हालांकि ये यूनिवर्सल स्कीम है अगेन, देखिए कि महिला का स्थान अगर आप देखें, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, बेचारी सबसे लास्ट में उसको खाना मिलता है और उसका प्रभाव केवल उसके ऊपर नहीं पड़ता है बल्कि आने वाली पीढ़ी के ऊपर पड़ता है। तो एक प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के नाम से एक योजना की गई है जिसमें 5,000 रुपए प्रति महिला को अपने प्रथम बच्चे के जन्म पे कैश ट्रांसफर दे रहे हैं। अभी तक 70 लाख महिलाओं को लगभग 2,000 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं और प्रतिदिन, मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रतिदिन 13,000 महिलाओं को ये सेलेक्ट करके हम रजिस्टर करके वो पैसा दे रहे हैं प्रतिदिन। अच्छा। सो ये तीसरा एलिमेंट। यहाँ पर एक और मैं चीज पूछना चाहूंगी, आइडेंटिफिकेशन इसका कैसे किया जाता है, मतलब किस तरह से? नहीं, तो ये यूनिवर्सल है। केवल उन महिलाओं को छोड़ के जो ऑर्गेनाइज्ड लेबर फोर्स में हैं, जिनके मतलब सरकारी हैं या पब्लिक सेक्टर, फॉर्मल पब्लिक सेक्टर में, उनको छोड़ के सभी के लिए एप्लीकेबल है। केवल उनको अपनी प्रेगनेंसी का रजिस्ट्रेशन कराना होता है 3 महीने के अंदर और उसके बाद से 3 किश्तों में 5,000 रुपये, चाइल्ड के 6 महीने के बाद, 6 महीने के बर्थ तक 5,000 रुपये ओवर 3 किश्तों में ये दे देते हैं। तो ये तीसरा एलिमेंट है। चौथा एलिमेंट और ये है कि जो ICDS स्कीम है हमारी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, उसमें गर्भवती महिलाएं और बच्चों के ऊपर, खास करके अर्ली एज के बच्चे हमारे बड़े नाजुक होते हैं उसमें, जी बिल्कुल, उसकी बजट को भी काफ़ी 17% लगभग बढ़ाया है, जो
जिस रेट पे हम पैसा देते थे पहले महिलाओं को, उसको वो इन्फ्लेशन से लिंक नहीं था, तो वो 2011 की रेट से मिलता था। अब उसको इन्फ्लेशन से लिंक कर दिया है, तो वो लगभग 2-2 रुपए पर डे के हिसाब से वो बढ़ गया, उनका एंटाइटलमेंट बढ़ गया है। तो इस प्रकार से मैं देखूंगा कि महिलाओं और बच्चों के लिए एक पूरा एक पैकेज तैयार किया गया है। और सबसे बड़ी बात, एक पोषण अभियान जिसमें जो प्रधानमंत्री ने 8 मार्च को लॉन्च किया था, कि ये शर्म की बात है कि हमारे 1/3 बच्चे उस अपने पोटेंशियल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब वो बचपन में बढ़ रहे होते हैं तो उनको उस सही पोषण नहीं मिलता। सही बात कही। तो ये एक पोषण अभियान का एक बीड़ा निकाला है। और आप अभी पोषण माह पिछले सितंबर को मनाया था हमने, हम लगभग 25 करोड़ लोगों के पास पोषण का संदेश लेके पहुंचे, क्योंकि केवल ये गरीबी और उसकी बात नहीं है, उसमें जागरूकता का अभाव है, क्या करना है वो माँ और बच्चों को पता नहीं, फैमिलीज को पता नहीं। तो वो एक पूरा बिहेवियर चेंज, एक जन आंदोलन बनाने की बात हम करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये बड़ा एक गेम चेंजिंग मूव है, और इस पे फोकस। और अगर आप आकांक्षी जिले में देखेंगे तो उसमें भी हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, लगभग हमारे पूरे फोकस का 60% इम्फेसिस इन 3 क्षेत्रों पे है। नहीं, जो एक अच्छी बात भी है, क्योंकि अगर इन पे हम नहीं चेंज कर पाए तो हम इवन इकोनॉमिक ग्रोथ में हमें आगे चल के बाधा आएगी। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। इसके अलावा हम यूथ के बारे में भी बात करना चाहेंगे, उनके लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट रखा गया है, क्या विशेष है। पर मैं आपसे जानना चाहूंगी सर कि कैपिटल टैक्स गेन्स को हम कैसे इजीली समझ सकते हैं? एक कैपिटल गेन्स में जो अभी चेंज किया गया वो ये है कि अब तक किसी आदमी के पास, किसी व्यक्ति के पास एक मकान था जी, और उसको वो बेचता था, हाँ, और अगर दूसरा मकान खरीद लेता था तो उसको कैपिटल गेन्स टैक्स से छूट थी। ओके। अब समस्या लोगों की ये थी कि मान लीजिए किसी के 2 बच्चे हैं जी, अगर वो चाहता है कि वो मकान बेच करके दोनों बच्चों के लिए एक मकान बना दे, 2 मकान ले ले, तो पता चला एक मकान पे तो उसको छूट मिलेगी, बट दूसरे पे नहीं मिलेगी। अच्छा। तो अब ये परिवर्तन किया गया कि भाई आप 2 मकान तक आपको ये छूट मिलेगी। अगर आपको जो कैपिटल गेन्स होता है वो पूरा का पूरा आप इन्वेस्ट कर देते हैं उस मकान में, तो आपको उसकी पूरी छूट मिलेगी। लेकिन ये सुविधा केवल आपको लाइफ में एक बार मिलेगी, पूरे टर्म में। ऐसा नहीं है कि इसको मिसयूज ना हो, इसको रोकने के लिए कि आप ठीक है ये ले एक बार ले लें। तो ये एक अच्छी राहत है, बड़ी राहत है लोगों के लिए, जो पहले ही मिल जानी चाहिए थी मुझे लगता है। अब लेकिन आप देर आए दुरुस्त आए तो सही। वो ठीक है, लेकिन ये काफी लोगों को ये डिमांड भी थी, yes, yes. और एक एक्सपेक्टेशन भी थी लोगों को, और एक अच्छा स्टेप अच्छा स्टेप है उसके लिहाज से जी। अच्छा, अगर यूथ की सर बात करते हैं तो किस तरह से उनके लिए इसे रखा गया है? देखिए, यूथ के आने से पहले एक बार जरा हम महिलाओं पे एक बात मेरी रह गई थी जी। वो उज्ज्वला योजना। यस, 6 करोड़ जो एलपीजी 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस हमारी गरीब महिलाओं को, जो बेचारी धुएं में खाना बनाती थी, और वो उनके स्वास्थ्य के लिए भी एक और बाधा थी। तो जहाँ तक यूथ का सवाल है उसको 3 भाग में हम देखें। एक जो उनका बचपन, बाल्यकाल है, जिसमें कि प्राइमरी एजुकेशन एंड देन सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि जो एजुकेशन सिस्टम से निकल के जॉब मार्केट में आना चाहते हैं, उनका कौशल और जॉब्स, ये 2 मेन अवयव है। तो अगर आप देखेंगे यूथ में, तो जो शिक्षा का बजट है, खास करके समग्र शिक्षा अभियान, तो पहले क्या था कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी थोड़ी खंडित थी, प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी। तो एक अब तो उसको मिला करके समग्र शिक्षा अभियान का हमने किया। दूसरा कि इसके भी बजट में लगभग 19% का इजाफा है इस बार। 32,000 करोड़ पिछले साल के आरी के, और इस साल करीब 38,500 करोड़ रुपए हम इसमें दे रहे हैं। तीसरी बात, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में हम लगभग 1 करोड़ ऐसे बच्चों को स्किल्स जो उनको एम्प्लॉयबल बनाती हैं उसकी व्यवस्था उसमें है। और लास्टली जो मुद्रा योजना है, अगर आप देखेंगे मुद्रा योजना में अपना स्वरोजगार के लिए ज़्यादातर इसमें इसका लाभ जो है हमारे यंग लोगों ने, यंग एंटरप्रेन्योर्स ने उठाया है। तो इस प्रकार से ये 4 अवयव पे हम लोगों ने, और 4 कोणों पे हमने यूथ के लिए काम किया है, और जैसा इस बजट से आपको दिखाई देता है।
अच्छा, छोटे उद्योगों के बारे में भी हम जानना चाहेंगे थोड़ा बहुत आपसे, बट देन मैं उससे पहले सर आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को उसमें बढ़ा दिया गया है, 40 से 50,000 कर दिया गया है, उससे किस तरह से फायदा पहुंचेगा लोगों को, आपको लगता है? नहीं, वो बहुत बड़ी रिलीफ है टैक्स पे, पर्टिकुलरली सैलरीड क्लास के लिए है ये। राइट राइट राइट। अब जब पिछली बार ये स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ किया गया था, हाँ। तो 40,000 रुपए जब दिए गए तो उसमें काफ़ी लोगों को संतोष भी था ओके। कि वो शायद राशि पूरी कम है, कुछ उस समय कुछ जो उनको राहतें थी, कुछ अलाउंसेस जो मिलते थे उसको हटा करके स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया था, और ये 40,000 की राशि कम थी एक, तो इसको बढ़ा करके 50 किया गया। तो अब ये जो एडिशनल 10,000 का फायदा हुआ, ये उनकी इनकम से कम हो जाएगी, उनकी सैलरी इनकम जिस पे टैक्स लगना है, और ऑब्वियसली ये उस 5 लाख के अलावा भी ये डिडक्शन तो किसी को भी अवेलेबल होगा, 5 के नीचे है या 5 के ऊपर है, क्योंकि सैलरी इनकम जिसकी भी है उसको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन ये मिलेगा। तो ये क्रॉस द बोर्ड ये सैलरीड क्लास को ये राहत है। अगर छोटे उद्यमियों की बात करते हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स की, जिन्होंने नया नया बिजनेस शुरू किया है, उनके लिए भी सरकार हमेशा से सपोर्ट प्रोवाइड करती आई है, तो किस तरह से उन्हें आगे चल के स्ट्रेंथन अप किया जाएगा जिससे वो अपने कारोबार को बढ़ा सके? देखिए, इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा, बट जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 2-3 तरह से सरकार इसको एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। एक तो स्वरोजगार को क्रेडिट लिंकेज जोड़ने से, जो मुद्रा की बात हमने कही। हाँ जी। दूसरा, जो जीएसटी में जो कंप्लायंस बर्डन थी उसको कुछ 2% की राहत दी गई है। हाँ सर, उसके बारे में बेहतर बताएंगे कि कैसे उसको कॉम्पोजिशन स्कीम में ले आया है और कैसे नए उद्यमियों के लिए और छोटे उद्यमियों के लिए उसको सरल बनाया है कि वो जीएसटी पद्धति में उनको कंप्लायंस में दिक्कत ना आए। और फिर तीसरा जो है वो ये है कि हम उनको मार्केटिंग सपोर्ट, लिंकेज, ये किस तरीके से करें, एग्रीगेशन कैसे करें, क्योंकि अब ओके। तो ये मोटे तौर पे जो लघु उद्योगों की बात की गई है, तो मैं इससे ज़्यादा क्योंकि नहीं, आपने बहुत अच्छे से बताया। इनफैक्ट जीएसटी के बारे में आपसे भी जानना चाहेंगे हम कि जब लॉन्च हुआ था तो ऐसा था कि बहुत बड़ा हुआ बन गया था, है ना, बहुत सारे नाम मिले थे, गब्बर सिंह टैक्स मिला था, एंड देन गुड्स एंड सर्विसेज तो दूर की बात हो गई थी। अभी किस तरह की राहत छोटे उद्यमियों को इसमें मिल रही है? देखिए, जीएसटी मेरा क्षेत्र नहीं है वैसे उस पर, लेकिन फिर भी देखिए, कोई भी नया कोई भी कानून इस तरह लागू होता है तो शुरुआत की टीथिंग ट्रबल्स होती है, और उसको बिना मतलब इतना बढ़ा चढ़ा के ये इम्प्लीमेंटेशनल प्रॉब्लम्स है। बट आज जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में भी कहा कि भाई हम इसको क्वार्टरली रिटर्न्स को अब हम बनाएंगे, एक क्वार्टर में एक बार फाइल करना पड़ेगा, या अभी बजट के पहले भी उन्होंने 20 लाख से बढ़ा के 40 लाख की सीमा की। तो ये जीएसटी, या उन्होंने कुछ प्रपोजल्स जीएसटी काउंसिल के पास भेजे हैं जो कंसीडरेशन में हैं, और वो राहत मिलेगी। तो गवर्नमेंट, सरकार उस दिशा में काम कर रही है कि जीएसटी में भी जितनी राहत मिल सके वो मिले, और प्रक्रिया कितनी सरल बने वो बन सके। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, टैक्स की बात चलिए, तो अब जो सबके लिए खुशी की बात 2 साल के अंदर अंदर ये भी होने वाली है कि 24 घंटों के अंदर आईटी रिटर्न्स मिलेंगे। आई एम श्योर कि इसके बारे में सब डिटेल्स में जानना चाहेंगे, जो हम आपसे जानेंगे, पर यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आपका अपना शो न्यू इंडिया संकल्प। ब्रेक
के बाद न्यू इंडिया संकल्प में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से शुरुआत में हमने बात किया आलोक जी के साथ कि किस तरह से न्यू इंडिया का एक एश्योरेंस दिया गया है कि आने वाले कुछ सालों में न्यू इंडिया की जो संकल्पना की जाती है, जो संरचना की जा रही है, वो कैसे पूरा होगा और कैसे हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बूस्ट होगी, उसे आगे बढ़ाया जाएगा और सभी को साथ लेकर चला जाएगा। अगर हम महिलाओं की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, हमारी यंग जनरेशन यानी यूथ की बात करते हैं, तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा ये कहना रहता है कि देश के यूथ का अगर विकास होगा, अगर देश का यूथ आगे बढ़ेगा तभी देश तरक्की कर पाएगा। तो उसी के लिए बहुत सारी स्कीम्स हमेशा से लॉन्च होती रही हैं। किस तरह से उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा, आज उसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। तो जो मेन पॉइंट्स हैं इंटरिम बजट के, उसके बारे में तो हम आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं, लेकिन बहुत सी बातें जब भी बची हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे स्टैंडर्ड डिडक्शंस की, तो क्या उसमें सीनियर सिटीजन को भी इंक्लूड किया जाएगा, उसमें लिया जाएगा उन्हें? स्टैंडर्ड डिडक्शन सभी को मिलता है जी जी, जो भी सैलरी क्लास में है उनको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन। पेंशनर्स की अगर बात करते हैं तो सभी को मिलेगा, ठीक है। और उसमें वो राहत सबको मिलती है। उसमें ये भी सीमा नहीं है कि वो 5 लाख की इनकम होगी तभी मिलेगा। जब सैलरी का एक इनकम, क्या सैलरी से कितनी इनकम हुई, इनकम का ऐसा प्राविधान है कि इनकम हर हेड में कम, बिजनेस से कितनी इनकम हुई, प्रॉपर्टी से कितनी इनकम हुई, सैलरी से कितनी इनकम ओवरऑल हुई, अगर बात करें तो उस तरह से जब होता है तो जब सैलरी की इनकम की जाती है तो उसमें एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है। इसलिए ये राहत तो सभी को मिलेगी। चलिए, अच्छी बात है। आलोक जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से इस बजट में ये भी कहा गया है कि 1.7 लाख करोड़ रुपीस पूरी तरह से न्यूट्रिशन फॉर ऑल के लिए, फूड फॉर ऑल के लिए रखे जाएंगे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, वो लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए का मैं कहीं पढ़ रहा था। वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो भारत सरकार ने एक कमिटमेंट दी है भारत के सभी नागरिकों को कि कोई भी नागरिक की फूड एंटाइटलमेंट जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो भारत सरकार उसका बिल देती है। और ये जो हमारी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से के माध्यम से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके अलावे जो हम 2 और हमारे फूड सेफ्टी प्रोग्राम्स हैं। एक मिड डे मील स्कीम, जी जी, जो कि बच्चे स्कूल में आते हैं और वहाँ पे उनको कुक्ड मील लंच उनको प्रोवाइड किया जाता है। वो शिक्षा विभाग के माध्यम से संचालित होता है। और तीसरा हमारा ICDS, ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं आ सकते हैं, तो जो मतलब जन्म से लेके 6 साल के एज ग्रुप के, 6 साल में वो क्लास 1 में एडमिशन हो जाता है उनका, तो उनके लिए हमने ICDS, जो मैंने पहले जिक्र किया था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ICDS स्कीम के माध्यम से उनको 3 से 6 साल के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में खाना दिया जाता है और 0 से 3 साल के बच्चों को हम उनकी माओं को दे देते हैं कि वो घर पे बच्चों को खाना, इसको टेक होम राशन कहते हैं। तो ये तो फूड के सेफ्टी के ऊपर की बात हुई। मैं एक और जो बात कहना चाह रहा था कि देखिए, ये जो न्यूट्रिशन, पोषण जो है वो केवल फूड का नहीं, केवल 20% वो फूड है। अब आप मान लीजिए कि बच्चे को साल में अगर 6 बार डायरिया हो जाता है तो आप कुछ भी खिला लो वो सब निकल जाएगा, एब्जॉर्ब कर नहीं पाएंगे। अगर इंटेस्टाइन के अंदर कीड़े हैं तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो जो फिर सैनिटेशन पे आपने देखा कि स्वच्छ भारत मिशन में हमने कितना जोर किया, क्योंकि वो स्वच्छ भारत नहीं होने से ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन होता है, उससे डायरिया होता है और उससे फिर बीमारी होती है, तो बच्चे कमजोर होते हैं। तो एक पूरा पैकेज जिसमें सैनिटेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन सब जब इकट्ठा होंगे तब जाके हम इसको एड्रेस कर पाएंगे। और केवल मैक्रो न्यूट्रिएंट, एक तो कैलोरी की ज़रूरत होती है जो हम कार्बोहाइड्रेट्स के माध्यम से, और भी हमारे शरीर को अवयवों की ज़रूरत होती है, प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, आयरन की। अब एनीमिया के दर हमारे एवरी सेकेंड वुमन इज एनीमिक। तो ये जो फूड का मसला है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मसला, और उसमें कई एक्शन पॉइंट्स की ज़रूरत है, जिसमें हेल्थ की भी ज़रूरत है। टीकाकरण ठीक नहीं है तो बच्चों को बीमार पड़ेगा, बीमार बच्चा पड़ेगा तो वो पोषण को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। सो उसके ऊपर जो पोषण अभियान मैंने चर्चा की वो एक बड़ा कदम है उसको करने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस गति से हम लोगों ने उसको स्टार्ट किया है, अगले 2-3 साल में हमें उसमें उसके रिडक्शन में की गति को
गति में परिवर्तन जरूर मैं देखता हूँ। बिल्कुल, लेकिन जो न्यू इंडिया एश्योरेंस की बात काफी देर तक कही गई है वित्त मंत्री पीयूष गोयल जी की तरफ से, उसके जो डायमेंशंस रखे गए हैं उसमें एक जो है वो क्लीन इंडिया भी रखा गया है, स्वच्छता अभियान को भी उसमें रखा गया, और क्या डायमेंशंस है वो हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, उसमें बेसिकली एक खुशहाल भारत की कल्पना की गई है जो भय से मुक्त हो, भ्रष्टाचार से मुक्त हो, गरीबी से मुक्त हो, गंदगी से मुक्त हो, और जहाँ पे लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, घर के ऊपर मकान, घर के ऊपर छत, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, वो 2030 तक हम एक ऐसे इंडिया का विकसित करना चाहते हैं जिसमें विकास की उस दौड़ में उन सभी लोगों को शामिल किया जाए जो अभी उस दौड़ में उस हिसाब से हम नहीं शामिल कर पाए। और अगर आप देखेंगे तो इस सरकार के पिछले 5 साल में, और जो वित्त मंत्री ने भी अपनी बात कही कि हमने एक आधारशिला रखा है, बहुत सारा काम हो गया है, लेकिन ये काम इतना बड़ा है कि वही हम ये 4-5 साल के अंदर, तो वो 10 साल का एक पूरा विजन, जैसे मैंने आपसे कहा $10 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही, तो उसमें सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी है, एनवायरनमेंट के ऊपर भी बात है, स्वास्थ्य के ऊपर बात है कि कोई आदमी आज की डेट में कई ऐसे परिवार हैं जो स्वास्थ्य के कारण आर्थिक रूप से भी तबाह हो जाते हैं क्योंकि वो पैसे नहीं दे पाते हैं। तो आपको ज्ञात होगा 2018-19 में हम लोगों ने इस सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की, जिसके 2 अवयव हैं, एक PM जय, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो 5 लाख तक का कवर देती है। आपको जानकर खुशी होगी कि इस 3-4 महीने में जब ये चला है, लगभग 10 लाख लोगों ने इसका लाभ उठाया है, और लगभग 3000 करोड़ रुपए की जो खर्चा अभी उनके जेबों से निकलती, वो सरकार ने उसकी व्यवस्था की है। और इस बार इस स्कीम की सफलता देखते हुए सरकार ने इसकी बजट को 2400 करोड़ से बढ़ा के 6400 करोड़ कर दिया। तो ये एक बड़ा कदम है। उसी प्रकार से ये तो होगी बात कि व्यक्ति बीमार पड़ा और हमने उसका इलाज कराया, लेकिन व्यक्ति बीमार पड़े क्यों? तो जो प्रिवेंशन और वेलनेस का कॉन्सेप्ट है, जिसमें योगा भी है, आयुष भी है, नेचुरोपैथी भी है, और सही समय पे आकलन, जैसे मान लीजिए कि आपको डायबिटीज हो गई, अगर सही समय पे आकलन हो गई तो प्रिवेंट किया जा सकता है। लेकिन अगर उसको आप नेग्लेक्ट करेंगे तो वो बाद में ऐसी नासूर बन जाएगी कि फिर जिसमें किसी अंग को काटना पड़ेगा, वो कई सारी यहाँ पर एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि आपने कहा कि अगर सही समय पे पकड़ में कोई बीमारी आ जाए, लेकिन क्या है ना कि बिहेवियरल चेंज जो है ना वो लोगों में नहीं आ पाता है ना। अगर कोई इग्नोर कर रहा है तो हमारे कल्चर में ही बनता जा रहा है कि एक फैमिली में एक बीमारी को इग्नोर किया जा रहा है तो वो करते चले जाएंगे, और जब तक उस बीमारी को 5-6 साल नहीं हो जाएंगे तब तक पता ही नहीं चलता। लेट्स से फॉर एग्जांपल डायबिटीज तो सदियों से लाइक चला आ रहा होता है, तो उसके बारे में अवेयरनेस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर उसे पकड़ में ना लाया गया तो वो बढ़ सकती है आगे, है ना। सो अवेयरनेस कैसे आएगा, एंड वही सबसे बड़ी बात कि हमारे पास गांव लेवल पे क्या डायग्नोस्टिक्स है। अगर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं एनीमिक हूँ, या मैं हाइपरटेंसिव हूँ, या मैं डायबिटिक हूँ, या मेरे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, या मेरा बीपी ज्यादा रहता है, या मेरी कम रहता है, हाइपरटेंसिव, वही बीपी की बात की। तो जो ये बात हुई कि कम्युनिटी लेवल पे 5000 के पॉपुलेशन के ऊपर एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना की गई, जिसमें ये सारे डायग्नोस्टिक्स उपलब्ध होंगे, और पॉपुलेशन लेवल पे हम स्क्रीनिंग करेंगे कि कैंसर के ऊपर अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर लें, ताकि उसको पहले से ही हम उसको कंट्रोल कर पाए। और उसी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी है कि हम आयुष और योगा को भी उससे जोड़ें, लाइफस्टाइल में लोगों को परिवर्तन लाएं। लेकिन ये कौन करेगा? वो कम्युनिटी में रहने वाला ही व्यक्ति करेगा। तो वो हम एक पूरा कार्डर डेवलप करने की बात कर रहे हैं, जो आयुष्मान भारत का दूसरा कंपोनेंट है, हेल्थ एंड वेलनेस। जो 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आज की तिथि तक लगभग 6000 हम स्थापित कर चुके हैं, और हम तेज गति से उसके और स्थापना में आगे बढ़ रहे हैं। ये एक अच्छी बात आपने कही कि सब सेक्टर्स को साथ में रखकर उनके बारे में सोचकर और इन डायमेंशंस पे काम किया जाएगा, जिससे कि एक नए भारत का निर्माण, जो उसकी संकल्पना संरचना की गई है, उसे आगे बढ़ाया जाएगा, व्हिच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग, जो कि लोगों के ऑफ कोर्स हित में ही है। अगर हम टैक्सेस की और बात करते हैं तो ग्रेच्युटी लिमिट को भी बढ़ा दिया गया है, उससे क्या फायदा होगा और कितने लोगों को फायदा होगा उससे? नहीं, उससे ग्रेच्युटी लिमिट को बढ़ा करके 10 से 20 लाख कर दिया गया। तो उससे फ़ायदा ये है कि जो एक तो ग्रेच्युटी की लिमिट बढ़ी, जो पेमेंट करना हुआ ये ग्रेच्युटी, और दूसरा
जो उन पर टैक्स का उनको जो बेनिफिट मिलता था वो उनको उस सीमा तक छूट मिलती थी कि जब भी रिटायरमेंट हुआ या उन्होंने जॉब छोड़ी तो जो ग्रेच्युटी मिली उस पर उसकी सीमा थी जी। तो अब वो सीमा बढ़ा दी गई, तो वो 20 लाख तक जब भी उनको मिलेगा तो उस पर वो टैक्स नहीं लगेगा। जी जी जी। तो ये इसका संशोधन ग्रेच्युटी एक्ट में हाँ जी। किया जाए, क्योंकि फाइनेंस बिल में इसका जिक्र नहीं है अभी। हाँ हाँ। तो ये ग्रेच्युटी एक्ट में संशोधन होगा, वहाँ पे चेंज करके देंगे। अब इसका कॉन्सिक्वेंशियल जो चेंजेस यहाँ होंगे वो फॉलो करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात की गई। उसके बाद हम टैक्स के बारे में भी बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले कि एक बड़ी राहत जो है और एक जो अच्छी चीज़ की गई है वो ये की गई है कि अगले 2 सालों में, आने वाले 2 सालों में जो टैक्स रिटर्न्स हैं, आईटी रिटर्न, जिनके लिए अभी लगभग 2 महीनों का इंतजार करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें सिर्फ 24 घंटों का इंतजार करना होगा। सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली किया जाएगा, तो वो कैसे पॉसिबल होगा, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा? अब ये प्रक्रिया के सवाल है, टैक्स की प्रक्रिया, क्योंकि वो बहुत एक ज़रूरी कदम था, क्योंकि ये एक वॉलंटरी कंप्लायंस के लिए लोगों के अंदर जो डर है टैक्स डिपार्टमेंट का, वो ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब ये डिजिटल फाइलिंग, आज भी डिजिटल फाइलिंग है विभाग में, रिटर्न्स इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होते हैं, और इसका फ़र्क पड़ा है ये पिछले कुछ सालों में कि जिनको शिकायत हुआ करती थी कि रिफंड्स नहीं मिलते, अब आज रिफंड्स बहुत आसानी से और बहुत जल्दी मिलने लगे हैं। इनफैक्ट अब आसानी से खुद भी भरा जा सकता है, पहले और भरा जाता है खुद भी। आप अगर कंफर्ट है तो आप इलेक्ट्रॉनिकली खुद भी भर सकते हैं, वह किसी की मदद ले सकते हैं, वो भरा जा सकता है। आज के जो वित्त मंत्री ने जो घोषणा की उसमें ये कहा कि आगे आने वाले 2 सालों में हम ये करेंगे कि सारा असेसमेंट की प्रक्रिया जो है वो सारी की सारी डिजिटल हो जाएगी। इसका मतलब बिना आपको आयकर विभाग के दफ्तर गए हुए आपके सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी डिजिटली। एक बात ध्यान किया होगा कि उन्होंने कहा कि 99.54% टैक्स पेयर्स की स्क्रूटनी नहीं होती है, जैसा रिटर्न भरा वैसा एक्सेप्ट हो गया। इसका मतलब कि उनको कोई किसी तरह का भी उनको सवाल नहीं पूछे गए। यस ऐसा होता है जी, ऐसा जी। अब जो बचे 4.46%, वो जो बचे उनकी प्रक्रिया को भी सरल करने के लिए अब ये रिटर्न आपने भरा वो एक्सेप्ट हो जाएगा। जो थोड़े से केस सिलेक्ट हो गए, बहुत थोड़े से, उनके लिए भी उनको आयकर विभाग जाने की ज़रूरत नहीं है, डिजिटली सब कुछ हो जाएगा। उनसे अगर क्वेश्चन आया तो डिजिटल फॉर्म में आएगा, डिजिटल फॉर्म में आप रिप्लाई अपलोड कर दीजिए सिस्टम में, और वो रिप्लाई एग्जामिन हो करके कुछ और पूछना है तो फिर भी इलेक्ट्रॉनिकली पूछ लेंगे, विदाउट एनी इंटरैक्शन विद द टैक्स डिपार्टमेंट। ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो इससे अच्छी क्या बात है। बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में कई चैलेंजेस मुझे लगता है सरकार के लिए नहीं, चैलेंजेस होंगे, और चैलेंजेस इस तरह के होंगे कि कभी किसी उसको ज़रूरत पड़ी अधिकारी को कि नहीं ये चीज़ तो बिना हमारे सामने समझे हुए बताए हुए ये संभव नहीं है, अगर तो उसका प्राविधान करना पड़ेगा उस स्कीम में कि मान लो कभी उसको कोई चीज़ पूछनी है, कोई और फर्दर वेरिफिकेशन करना है, ये स्कीम के तहत लाना पड़ेगा। और वो आएंगी चीज़ें, वो कंसिडरेशन में ऑलरेडी हैं, क्योंकि ई असेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट की प्रक्रिया पे विचार है, चल रहा है, वो स्कीम में है। वो उसका जब स्कीम फाइनली अनाउंस होगी तो उसके सारे रूप आएंगे। लेकिन ये इंटेंट बहुत क्लियर है जो उन्होंने इंडिकेट किया है कि हम आपका रिटर्न 24 घंटे में एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर आपका रिफंड है तो दे देंगे। आगे अगर स्क्रूटनी करनी है तो वो हम करेंगे उस दायरे में, लेकिन बिना आपको आयकर विभाग के इंटरेक्शन के, या कह सकते हैं कि आपको बिल्कुल तकलीफ ना हो, एक सरल प्रक्रिया हो जिसमें व्यक्ति को परेशान न पड़े। और सबसे बड़ी बात है उसके पीछे कि आज बहुत लोगों को रिटर्न इसलिए नहीं फाइल करते हैं कि हमने फाइल कर दिया तो पता नहीं क्या होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या सवाल पूछेगा, हमारी इसकी इंक्वायरी करेगा, उसको देखेगा। ये एक बहुत बड़ा डर बना हुआ है। ये डर खत्म होता है तो
बहुत बड़ा चेंज होता है। अच्छा, इसके बारे में और भी जानना चाहेंगे कि इससे जो टैक्स पेयर्स हैं वो भी बढ़ेंगे कहीं ना कहीं, है ना? बिल्कुल बढ़ेंगे, क्योंकि बिल्कुल उनके लिए अगर बढ़ेंगे। इजी हो रही हैं चीजें तो वो भी तो चाहेंगे वो कि भी हम जल्दी बढ़ेंगे, टैक्स वो भी भरें, बढ़ेंगे। है ना? चलिए यहाँ पर एक छोटे से और ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और भी बहुत सी खास बातचीत करेंगे इस बजट के ऊपर। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यू इंडिया संकल्प। ब्रेक के बाद न्यू इंडिया संकल्प में आप सभी का स्वागत। अच्छा, इस बार जो इंटरिम बजट में कहा गया वो फार्मर्स सेंट्रिक भी रखा गया, उनके लिए भी काफी खास डिक्लेरेशंस किए गए। आपको बता देते हैं कि जिन फार्मर्स यानी जो स्मॉल फार्मर्स हैं, छोटे फार्मर्स हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम का लैंड है, उन्हें उनके लिए एक सम्मान निधि योजना रखी गई है, जिसके चलते उन्हें 6,000 रुपए प्रति साल यानी कि 500 रुपए प्रति माह के हिसाब से दिया जाएगा, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम का लैंड है। साथ ही साथ अगर नेचुरल कैलेमिटी आती है तो 2% इंटरेस्ट सबवेंशन उनको मिलेगा, एक्स्ट्रा सपोर्ट उनको सरकार की तरफ से दी जाएगी, जो कि एक अच्छी चीज कही जा रही है। साथ ही साथ और भी बहुत सी योजनाएं हैं जो कि आम लोगों के लिए भी कही गई हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इस बार की योजनाओं की, जैसे कि हम ये सारी पॉपुलिस्ट योजनाएं रखी गई हैं, लोगों के लिए काफी फायदेमंद है, लेकिन इनको इंप्लीमेंट करने में आलोक जी कहीं ना कहीं, जैसे हम टैक्स की बात कर रहे थे कि सरकार को चैलेंजेस आएंगे, तो हो सकता है कि इन योजनाओं के लिए भी सरकार को चैलेंजेस ऑफ कोर्स आएंगे। तो उन प्रॉब्लम्स के बारे में आप डिस्कस करना चाहेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम सरकार के लिए हो सकती है? देखिए, ऐसा है कि ये पिछली बार जब आयुष्मान भारत योजना अनाउंस हुई थी तो लोगों ने कहा था अंडर प्रिपेयर्ड है, सोचा नहीं गया है सफिशिएंटली, लेकिन आप देखें कि सितंबर में लॉन्च के बाद झारखंड से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसे लॉन्च किया है। आप देखें कि लगभग हमारे 10 लाख बेनिफिशियरीज ने उसका फ़ायदा ले लिया। 1 करोड़ से अधिक लोगों को वो जो एंटाइटलमेंट कार्ड है वो बट गया। तो ऐसा नहीं है कि इसको करने में बहुत सारे चैलेंजेस नहीं आए होंगे, और ऐसा नहीं है कि आगे इसके इम्प्रूव करने का स्कोप खत्म हो गया है। तो ये जो प्रक्रिया है कि एक बार सरकार दिशा तय कर देती है और उसके लिए वित्तीय व्यवस्था कर देती है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो जैसा सर बता रहे थे कि टैक्स सिंप्लीफिकेशन, प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन, ये सतत प्रक्रिया है, और ये किसी भी स्टेज पे किसी भी विकसित देश में भी आप जाएंगे तो वो प्रक्रिया इम्प्रूवमेंट वो लगातार चलता रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें बहुत ऐसा कोई है कि जिससे बहुत चिंता का विषय है, पर इम्प्लीमेंटेशन ठीक से होगा आपके हिसाब से? परंतु ये जरूर है कि जो इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी है उसको सजग रहना होगा, सचेत रहना पड़ेगा, और लगातार उसको कैसे हम पब्लिक को या आम सिटीजन को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराएं, उसके लिए सदैव प्रयासरत रहना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी स्टेज पे हमको ये आके आत्मसंतुष्टि में नहीं बैठ जाना चाहिए कि अब हमारा सिस्टम इतना बढ़िया हो गया है कि अब कोई इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं। आपने अच्छी बात कही, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष का ऐसा भी मानना है, मतलब आई एम सॉरी मैं सवाल आपसे पूछूं, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि हाँ ये पूछना यहाँ पर चाहिए कि लोगों का ट्रस्ट वापस हासिल करने के लिए, जैसे कि इलेक्शंस नजदीक हैं, सरकार इस तरह के जो पॉपुलिस्ट स्कीम्स हैं या पूरी तरह से जो बजट को पॉपुलिस्ट रखा गया है इसलिए किया जा रहा है, उस पर क्या कहना आपका? देखिए, आपने 2-3 बार पॉपुलिस्ट शब्द का प्रयोग किया, न केवल इससे और उससे पहले, पर आप मुझे ये बताएं कि क्या एक जनतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार मध्यम वर्ग के लोगों, मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए या निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए, अगर क्या उसका ये कर्तव्य नहीं है कि वो उनके हित के लिए कुछ बिल्कुल है काम करे? वो उनसे चुन के आते हैं, वो उनके प्रति जवाबदेह हैं, तो उनके, और केवल ऐसा नहीं है कि केवल इसी साल अंतरिम बजट में ही कोई बात कही गई। अगर आप देखें पिछले 5 वर्षों में, जैसे आकांक्षी जिले प्रोग्राम आज का नहीं है, वो 1-1.5 साल पहले से चल रहा है। जी, जी। उसी प्रकार से अगर आप देखें कि आयुष्मान भारत पिछले साल बहुत सारी स्कीम्स आई सरकार के आने के बाद। तो ये कहना कि ये पॉपुलिस्ट है, बट ये जरूर है कि और ये सरकार के पास पॉलिटिकल फीडबैक होता है कि किन वर्ग के लोगों की क्या समस्याएं हैं, और वो एक फीडबैक के तौर पे सरकारी माध्यम से भी और उनके अन्य चैनल से भी आता रहता है। तो
हर सरकार का, हर इलेक्टेड सरकार का ये कोशिश होती है कि उन समस्याओं के बारे में सोचकर उसके लिए कुछ ना कुछ हल निकाले। और हम रूरल सेक्टर का हमेशा से देखते हैं कि हमेशा सपोर्ट सिस्टम की तरह सरकार उनके लिए खड़ी रहती है, जी, जो एक अच्छी बात। एक और बात जो मैं न्यू इंडिया संकल्प आपका कार्यक्रम है तो उसके लिए मैं जरूर कहना चाहूँगा, एक और चीज़ जो इस बजट स्पीच में मुझे खास लगी वो ये बात कि जो तकनीक को लेवरेज करने की बात, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखिए दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। जब कंप्यूटर रिवॉल्यूशन आया था आज से 30 साल 40 साल पहले, तो हम सोच भी नहीं सकते थे जो आज हम कि इतनी जिंदगी बदल जाएगी, और वो आज रोजमर्रा की जिंदगी में आ गया। इसी प्रकार से मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें, तो इसको देखते हुए ये अगले 10 सालों में बहुत मेजर प्रभाव डालने वाली है। और सरकार ने बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने कहा है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके इंडस्ट्रीज को मॉडर्नाइज करेंगे, उनके प्रोडक्शन स्कीम्स को मॉडर्नाइज करेंगे क्योंकि देखिए भारत को अगर विश्व की आर्थिक व्यवस्था में कॉम्पिटिटिव बनना है तो हमें उसको भी देखना पड़ेगा, इंडस्ट्री को डेवलप करना होगा उस तरीके से। हाँ, और तकनीक का जो लेटेस्ट अभी डेवलप हो रही है उस पे कटिंग एज पे रहना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज यू विल बिकम अनकॉम्पिटिटिव, आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो एक जो बड़ा अच्छा मुझे इस बजट का संदेश लगा, एंड वो न्यू इंडिया के संकल्प में भी वो दोहराया गया है कि हम कैसे तकनीक को यूज़ करके, चाहे वो सैटेलाइट की हो, कम्युनिकेशन की हो, आईटी की हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो, कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजीज हम कैसे उसको अपने ट्रेडिशनल प्रोसेस है, चाहे लघु उद्योग हो, मध्यम उद्योग हो, घरों तक हम उसको, और हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर हमें जीडीपी को तेज रफ्तार से बदलना है तो हमें वो तकनीक का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। बिल्कुल, और ये भी कहा गया कि 1 लाख डिजिटल विलेजेस बनाए जाएंगे, लाए जाएंगे अगले 5 सालों के अंदर। उन पर क्या कहना है आपका, पूरी तरह से डिजिटल विलेजेस से? नहीं, देखिए डिजिटल इंडिया एज अ कॉन्सेप्ट सरकार शुरू से इसका बढ़ावा दे रही है, और अगर आपने गौर किया होगा तो भारत ब्रॉडबैंड के रूप में हर पंचायत को हम ऑप्टिकल फाइबर केबल से कनेक्ट करें, क्योंकि डिजिटल का स्टार्ट होता है कनेक्टिविटी से, कि जब तक आप डेटा ले दे नहीं सकते हैं, और आप मोबाइल रिवॉल्यूशन में देखिए कि हमारा जितना कंजम्पशन इंडिया का है डेटा का, वी आर राइजिंग वेरी फास्ट। एग्जैक्टली, सो ट्रू। सो लेकिन गांव में सबको वो स्पीड नहीं मिल पाती है, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल तो हम करीब, हमारी जितनी पंचायतें हैं हर पंचायत पे हम पहुंचाने के लगभग हम 2.5 लाख तक हम पहुंच भी गए। तो जब हम कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर लेंगे तो कई सारी हमारी योजनाएं जो आज की डेट में हमें दिक्कत होती है पहुंचने में और उसकी जानकारी सुलभ करने, वो हम पहुंचा सकते हैं। इनफैक्ट जो पोषण अभियान में एक अवयव ये भी है कि जो हमारी फ्रंटलाइन वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर, 14 लाख ऐसी वर्कर्स हैं हमारी ऑल इंडिया में, और उन सबको स्मार्टफोन से हम देंगे ताकि हर महिला, हर बच्चे का वेट, कि उनका ग्रोथ ठीक हो रहा है कि नहीं, और जो ग्रोथ में पीछे हो रहे हैं उसको हम मॉनिटर कर पाएं सेंट्रलाइज तरीके से। महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए और विशेष है। उन महिलाओं का बिहेवियर चेंज करने का उस मोबाइल पे आप फिल्म्स चला सकते हैं कि भाई आपको ब्रेस्ट फीडिंग ऐसे करनी है, 6 महीने के बाद आपको बच्चों को सॉलिड फूड अन्नप्राशन करना है। तो ये सारी बातें, तो एक जो हमारा कम्युनिकेशन अभी ग्राम के लोगों से है, उसका एक पूरा स्वरूप बदल जाएगा ये डिजिटल इंडिया के माध्यम से, और उस पर सरकार कोशिश कर रही है। यस, अभी और करना शेष है, उसको और तेजी में तेज करना ज़रूरी है, लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम जो सरकार ने इस बजट में कहा है कि हम तकनीक को लेवरेज करेंगे सो दैट वी डू बिजनेस डिफरेंटली। बिकॉज अगर हम बिजनेस एज यूजुअल चलते रहेंगे तो जो गति हमारी है उसको तीव्रता लाने में थोड़ी कठिनाई होगी। और एक बहुत अच्छी जो स्कीम बोली गई है, कहा गया है जिसके बारे में, वो ये भी कहा गया है कि जो श्रम योगी मानधन योजना है वो भी बहुत अच्छी कही जा रही है। बिकॉज अगर हम अपने देश की बात करें तो तकरीबन 40% जो सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज कहा जाता है, और उस सेक्टर के लिए जितने भी 60 साल से उम्र से ऊपर के लोग हैं उनके लिए 3,000 रुपये प्रति माह की जो स्कीम है वो लॉन्च की गई, विच इज़ वेरी वेरी गुड। उसके अलावा जो वर्कर्स हैं जो 21,000 रुपये मंथली कमाते हैं उनके लिए बोनस के लिए भी कहा गया है, वो भी एक अच्छा स्टेप हो सकता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में।
तो बहुत सारे सेक्टर्स को ध्यान में रखा गया है। विमेन सेंट्रिक भी इसे रखा गया है, चिल्ड्रन सेंट्रिक भी रखा गया है, और जैसे हमने यूथ की बात की, यंग जनरेशन की बात की, उसके लिहाज से भी सोचा गया है, एंटरप्रेन्योर्स के लिहाज से भी सोचा गया है, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इंडस्ट्रीज को कैसे ग्रोथ मिले, उसके बारे में भी अभी आलोक जी ने बताया। और साथ ही साथ फार्मर्स सेंट्रिक जिस तरह से हमने बात की, फार्मर्स को एक्स्ट्रा सपोर्ट कैसे मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ अगर नेचुरल कैलामिटी आ जाए, या फिर अगर हम ओवरऑल उनके सम्मान की बात करते हैं तो वो उनको कैसे मिल सकता है, वो भी इसमें रखा गया है सम्मान निधि योजना के थ्रू। अगर हम टैक्स की और बात करते हैं तो एफडीज पर भी कुछ चेंजेस किए गए हैं कि अगर आपकी 40,000 तक की है तो कोई ब्याज दर तो उस पर अब नहीं होगा। उस पे ये है, चेंज ये हुआ है कि अभी तक अगर आपकी ब्याज की राशि जो मिल रही है बैंकों से, वो अगर 10,000 है तो उस पर टैक्स नहीं कटता था। अब वो राशि बढ़ा के 40,000 कर दी गई, तो अब 40,000 तक टैक्स नहीं कटेगा। ओके, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि जैसा कि कुछ लोगों ने और चैनल्स पे ये बात कही कि या टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो छोटे पेंशनर्स हैं या जो छोटे आय वर्ग के लोग हैं, उनको पहले ये होता था कि टैक्स कट जाता था और उनको रिटर्न फाइल करके रिफंड लेना पड़ता था। राइट। अब वो रिफंड की प्रक्रिया से नहीं गुजरेंगे, उनका टैक्स कटेगा ही नहीं, तो रिफंड की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जिन हायर इनकम ब्रैकेट में जो है, उनको उनका टैक्स नहीं कटेगा, वो अपने आप अपना टैक्स देंगे अगर उन पर टैक्स लगना है तो ये सुविधा भी अच्छी है इन द सेंस कि अननेसेसरी टैक्स काट करके और उसको बाद में रिफंड देने की प्रक्रिया में लाया जाए, इस सब से उनको बचाया गया। और ये कुछ लोगों का ये मैंने देखा कुछ और चैनल्स में कि ये शिकायत थी कि अरे ये तो भाई 40,000 की इनकम पाने का मतलब है कि तो कितनी डिपॉजिट होगी। बड़े बड़े आय वर्ग को भी छूट दी गई है। बड़े आय वर्ग को छूट नहीं है, ये केवल उन लोगों के लिए है जिनको टैक्स कटना बेमानी होता था, जिनके लिए उनकी प्रक्रिया सरल कर दी गई। तो टैक्स नहीं कटेगा, वो सारे प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा। ये अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन कई लोगों का ना फिर भी एक माइंडसेट होता है टैक्स नहीं भरना या कम भरना है ना, टैक्स की बचत करना। लेकिन उन लोगों को हम आपके माध्यम से समझाना चाहेंगे कि अगर वो टैक्स भरते हैं तो ये ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है ना। देखिए, ये बहुत पहली बार इतने सालों में मैंने पहली बार देखा कि आज के बजट स्पीच फाइनेंस मिनिस्टर की जो थी, उसमें उन्होंने टैक्स पेयर्स को धन्यवाद दिया। यस, एग्जैक्टली। और वो भी बातें गिनाई कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। राइट। ये एक बहुत बड़ा संदेश है इस माने में कि आप एक्नॉलेज कर रहे हैं उस वर्ग को जो इस देश के विकास में जिसका प्रमुख योगदान है। एक्नॉलेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि दैट गिव्स देम द सेंस ऑफ दैट प्राइड ऑफ बीइंग पार्टिसिपेटिंग इन द ग्रोथ ऑफ द नेशन। और ये इतना अच्छा मैसेज है, आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम जहाँ ये बात बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर एक्नॉलेज कर रहा है। तो इसलिए ये विश्वास होना टैक्स पेयर को बहुत ज़रूरी है कि उसका पैसा जो वो दे रहा है देश के विकास के लिए, वो सही जगह यूटिलाइज हो रहा है। और उस विश्वास को पैदा करने की कोशिश की है कि ये आप देखिए इन सेक्टर्स में हो रहा है। तो इसलिए अगर ये विश्वास बढ़ता है तो टैक्स पेयर्स भी बढ़ते हैं, उनकी ज़्यादा कर देने की उनकी दृढ़ता में भी और इच्छा शक्ति में भी और विकास होता है। ये बहुत बड़ा संदेश आएगा इससे। जी, अच्छी बात आपने की। अच्छा आलोक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बजट को जो आज पेश किया गया है, उसे आप इकोनॉमिकली प्रूडेंट कहेंगे या फिर पॉलिटिकली करेक्ट कहेंगे? दोनों ही मैं कहूँगा, क्योंकि इसमें सरकार ने उन लोगों को का ध्यान रखा है जो ज़रूरतमंद है और जिनकी मदद होनी चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो फिस्कल टारगेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्लिप नहीं होने दिया है। सो वो बहुत टफ बैलेंसिंग एक्ट है, क्योंकि जिनको आपको मदद करना है उसके लिए आपको खजाना खोलना पड़ेगा। खजाना खोलेंगे तो डेफिसिट्स बढ़ेगा। वही मैं जानना ये चाह रही हूं। बहुत उन्होंने इसको काफ़ी
बैलेंसिंग और सोच समझ के सब कुछ किया गया। मैं समझता हूँ कि काफ़ी सोच विचार कर उन्होंने किया है कि जिनको ज़रूरत थी उनकी मदद भी हो, लेकिन ऐसा ना हो कि जिससे अपना वित्तीय संतुलन जो है हमारा बिगड़ जाए, बिकॉज वित्तीय संतुलन बिगड़ने से फिर उसके बहुत सारे आर्थिक परिणाम आते हैं, नुकसान बहुत। दूसरा जो वित्त मंत्री ने बड़ी बात कही और वो भी एक चीज़ देखने के योग्य है कि उन्होंने ये कहा कि जो पिछले कई वर्षों में जो इन्फ्लेशन के मुद्रास्फीति का जो दर है वो लोएस्ट है, 4.6% या कुछ ऐसा उन्होंने कहा। महंगाई की कमर भी तोड़ गई उन्होंने कहा। और उन्होंने ये कहा, हाँ महंगाई की उन्होंने कहा कि हमने कमर ही तोड़ दी, कमर तोड़ महंगाई की कमर तोड़ महंगाई की कमर तोड़ दी। और एक आकलन उन्होंने अपने उसमें ये भी रखा कि इसकी वजह से जो मुद्रास्फीति का दर कम होने से हर घर में लगभग 30-35% जो उनकी खर्च होती थी उसमें बचत हो रहा है। मान लीजिए कि अगर 11% जैसे मुद्रास्फीति का दर होता तो जो आज हमारा एक आम हाउस होल्ड का बजट होता और जो 4% 4.5% है, तो जो बजट है जो उसका बजट है उसमें 30-35 हज़ार रुपए का अंतर। तो ना केवल टैक्स में रिलीफ वो एक फायदा है, ये डबल फायदा है कि टैक्स में रिलीफ एक तरफ से प्लस मुद्रास्फीति का दर कम होने की वजह से जो बाइंग पावर ऑफ मनी है वो ज्यादा उनके हाथ में है। तो जैसा सर ने कहा कि एक तरीके से सरकार ने बहुत सारा कैश इन मध्यम आय वर्ग के और निम्न आय वर्ग के लोगों के हाथ में दिया है। और इससे क्या होगा कि इंडस्ट्री में भी एक मैसेज होगा कि केवल वो ऊपर के लोगों के सर्विस ना करें बल्कि इनके बारे में भी सोचें जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में, बिकॉज कैश अभी उनके पास ये होगा। फार्मर्स के पास जैसे आपने कहा कि एडिशनल एक तो प्राइस सपोर्ट में डबलिंग फार्मर्स इनकम में एमएसपी पे जो उन्होंने घोषणा की थी और साथ में ये जो सम्मान योजना। सो इन ऑल मैं समझता हूं कि इस बजट में उन लोगों को राहत दी गई है जिन्हें राहत की आवश्यकता थी और वो उनके लिए परचेजिंग पावर के रूप में होगा जो कि हमारी इंडस्ट्री को भी ग्रोथ में, उनके भी ग्रोथ में उसका योगदान होगा। जी जी, मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इंडिया संकल्प में आए, इतना कीमती वक्त हमें दिया। और आपका भी सर मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी जो इतना इंपॉर्टेंट टाइम आपने हमें दिया। तो देखिए, हर डिपार्टमेंट को ध्यान में रखा गया है। रेल डिपार्टमेंट को भी अगर बात करते हैं, अनमैन्ड क्रॉसिंग को बैन कर दिया गया है जिसकी वजह से रेल ट्रांसपोर्ट को आगे चल के फायदा होगा और सेफ्टी सिक्योरिटी के लिहाज से भी लोगों की काफी अच्छा है। डिफेंस की अगर बात करते हैं तो उसमें भी 3 लाख करोड़ का बजट रखा गया है जो कि एक बहुत बड़ा बजट अब तक का कहा जा रहा है, सबसे बड़ा कहा जा रहा है और इसके मॉडर्नाइजेशन में आगे इसे यूज किया जाएगा। तो आप सोचिए कि किस तरह से हर टेक्निकलिटी को ध्यान में रखते हुए पूरी सोच समझ के साथ, प्लानिंग के साथ इस बजट को डिक्लेयर किया गया है जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बूस्ट होने ही वाली है। सो आज न्यू इंडिया संकल्प में इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे और बात करेंगे कि न्यू इंडिया संकल्प में किस तरह से सरकार की कुछ और स्कीम्स हैं जो सबको फायदा पहुंचा रही हैं और देश के डेवलपमेंट में, देश के विकास में वो कितनी अच्छी साबित हो रही हैं। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। नमस्कार।